आप देख रहे हैं इश्क सूफियाना भाग 3। बस इतने से बात के लिए तुम हमें यहाँ लेकर आए हो? ये तो तुम हमें स्कूल में भी कह सकते थे। इतना बोल वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी इस हंसी को देख मैं समझ नहीं पाया कि वो मेरे प्रेम निवेदन को स्वीकृति दे रही थी या फिर मेरा उपहास कर रही है। उसके चेहरे की हंसी प्रीत में घुली चली गई। वो धीरे से बेझिझक मेरे सीने से लगते हुए बोली, हमें इस क्षण का कब से इंतजार था। मैंने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसके माथे को चूमा और अपनी बाहों में भर लिया। वो खामोशी से मेरी बाहों में सिमटती चली गई, जैसे हम दो बदन एक जान हो गए हों। परखा अभी भी होले होले अपनी मौजूदगी जता रही थी। तभी मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, जब तुम्हें इस पल का इंतजार था तो तुमने क्यों नहीं बोला? अरे बुद्धू, लड़कियां थोड़ी ना पहल करती हैं। पहल तो लड़कों को ही करनी पड़ती है, क्योंकि लड़कियां संकोची होती है ना। कि तुम्हारी तरह बेशर्म? अच्छा जी, तो हम बेशर्म हैं? अरे, हमारे कहने का आशय ये नहीं तुम बेशर्म हो। हम तो कह रहे थे कि अक्सर लड़के ऐसे ही होते हैं। वैसे चाहत, मुझे प्यार जताना नहीं आता। अगर तुमको मुझसे कभी कोई शिकवा हो तो कह देना, किंतु कभी मुझसे खफा ना होना, वरना तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे। अभी मेरे शब्द पूरे नहीं हुए थे कि मेरे होंठों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, दोबारा कभी ऐसी बात नहीं करना। प्रेम तो तुम्हारी आंखों में झलकता है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारी आंखों से सब पढ़ लिया करेंगी। मैं नील और तुम चाहत, कितना सुंदर संगम है हमारा। मैं हर घड़ी अपने नाम की भांति जीवन भर तुम्हारी तकलीफों के मध्य एक पहाड़ बनकर अडिग खड़ा रहूंगा। भले ही तुम्हें नजर न आऊं, बशर्ते तुम भी अपने नाम की तरह मेरे प्रति प्रेम और स्नेह की मंशा को जीवित रखना। तुम हर घड़ी मुझ पे मेरी सांस बनकर चलते रहोगे, मेरी धड़कन बरकन हमेशा मेरे दिल में धड़कते रहोगे। आज के बाद हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। उस दिन हम दोनों ने एक दूसरे की बाहों में खोए हुए ढेर सारी बातें की। बारिश भी थम चुकी थी। हम चबूतरे से उतरकर एक दूसरे का हाथ थामे नदी की बहती धारा को अपलक निहार रहे थे। उस पल चाहत मुझ में सिमटी अपना अस्तित्व भुला चुकी थी और मैं उसके प्रेम को अपने अंतस में सहेजे जा रहा था। अगले दिन सुबह मौसम साफ हो चुका था। मैं माँ के जगाने से पहले ही उठकर नित्य क्रिया के बाद अटारी पर जा पहुंचा। सूर्यदेव अपने विश्राम गृह में विश्राम कर रहे थे। मेरे आंगन में गुलमोहर के वृक्ष पर लदे पुष्प अपनी आभा बिखेरने के लिए सूर्यदेव की प्रतीक्षा में पलके बिछाए मंद मंद बहती हवा के वेग से झूम रहे थे। मैं चाहत के संग बीते कल के लम्हों को याद कर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मन में कल्पनाएं सुदृढ़ होती जा रही थी और आंखों में चमक छितराई हुई थी। तभी माँ ने मेरे कमरे के समीप पहुंचकर आवाज लगाई, बेटा नील, उठ जाओ, सुबह हो गई। जो नित्य दिन माँ भोर में किया करती थी। मैंने शरारत से अटखेलियां करते हुए अटारी से नीचे की ओर झांकते हुए कहा, क्या माँ, आज तो सोने दो, स्कूल का अवकाश है। माँ मेरी ओर देखते हुए स्तब्ध रह गई। अरे नील, तुम कब जागे? वो आश्चर्यचकित होकर बोली। थोड़ी देर हुई माँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। माँ विस्मय ही मेरे खिले चेहरे को अपनी आंखों में स्नेह भरते हुए देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो माँ? देख रही हूँ अपने बेटे को, जो आज तक बिना मेरे जगाए नहीं जागता, पर आज वो स्वयं ही जाग चुका है। और देख रही हूँ दिन पर दिन उसका स्वभाव, उसके चेहरे के भाव, उसकी चमक, उसकी बदलती आदतें जो अब भिन्न नजर पड़ रही हैं। माँ की बातें सुन मुझे हंसी आ गई, किंतु ये सत्य था कि जब से मैंने चाहत को देखा था, मैं वाकई बदल चुका था। इस बात का आभास स्वयं मुझे भी होने लगा था। तभी तिवारी जी भी वहां आ धमकी और बोले, अरे भाग्यवान, इसमें बुरा क्या है? अच्छा है, समय के साथ साथ धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। बदलाव तो प्रकृति का नियम है। और मुस्कुरा दिए। आप ना जी, बीच में बिना टुबके नहीं रह सकते, माँ खींचते हुए बोली। अरे, हमने बोलकर कौन सा अपराध कर दिया जो आप चिढ़ रही हैं? तिवारी जी तपाक से बोले। ठीक है, अब आप चलिए, जल्दी से बाड़ी जाकर कुछ सब्जियां तोड़ लाइए। माँ तिवारी जी पर रौब झाड़ते हुए बोली। अरे, ये तो आप अपने लाडले से भी मंगवा सकती हैं, इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ना है? तिवारी जी सधे हुए मन से बोले। माँ तिवारी जी, ये ठीक रहेगा, हम चले जाते हैं, आप यहीं रहें। मैं उत्फुल्ल मन से बोला। ठीक है, साथ में थैला लेकर जाना, माँ हिदायत से बोली। मैं खुशी खुशी अपनी बाड़ी की ओर चल दिया। गली में छवि के घर के पास खड़ा मुझे हर्ष नजर आया, जो मुझे आता देख सकपका गया। जैसे ही मैं उसके समीप पहुंचा, वो सकुचाई दिशा में होले से झेपते हुए मुस्कुरा दिया, जैसे मैंने उसकी चोरी पकड़ ली हो और वो अपनी सफाई देने के लिए शब्द नहीं जुटा पा रहा हो। अरे,
तुम इधर कहाँ जा रहे हो नील? वो हिचकिचाते हुए बोला। वैसे मैं तुमसे यही पूछें कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो तुमसे मिलने ही आ रहा था, वो झट से बोला। ओह, तो तुम छवि के घर की खिड़की के पास से मेरे घर का पथ ढूंढ रहे थे, नहीं? मैंने कहा। नहीं नहीं, अच्छा मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? अरे माँ ने मुझे बाड़ी पर सब्जियां लाने के लिए सहेजा है, तो बस उधर ही जा रहा हूँ। बाड़ी पर सब्जियां लाने ही जा रहे हो या फिर? वो कहते कहते रुक गया, उसके चेहरे पर शरारत झूल रही थी। पर मैं भाप चुका था उसके कहने का आशय और बोला, अरे साफ साफ क्यों नहीं बक देते कि चाहत से मिलने जा रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं भला क्यों ऐसा कहूँगा? वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं तेरी मंशा से भली भांति परिचित हूँ। तूने छवि के साथ मिलकर खिचड़ी पका ली और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। माफ करना यार, मैं तुझे बताने वाला ही था। वो इतना कहकर उदास हो गया। अरे क्या बात है, खुशी की जगह तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजने लगे? चल छोड़ ना यार, आजा बाड़ी पर चलते हैं। वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। हाँ चलते हैं, आखिर बात क्या है बता तो सही, मैंने आग्रह करते हुए उससे पूछा। बाड़ी पर चल, मैं तुझे सब बताता हूँ। थोड़ी देर में हम बाड़ी पर पहुंच गए। सब्जियां तोड़कर हम वहीं मेड़ पर बैठ गए। अच्छा अब बता क्या बात है? यार मैं छवि से बहुत प्रेम करता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि हमारा विजातीय प्रेम किसी को स्वीकार नहीं होगा, पर मेरा हृदय किसी और के साथ अपना भविष्य देखने को राजी नहीं। ये घुमा फिरा कर बात मत कर, साफ साफ बता कि बात क्या है। इस दशहरा लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। बाबूजी और माँ पहले ही लड़की पसंद कर चुकी हैं। समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं। अगर स्वयं को मैं अनचाहे रिश्ते में बनने की इजाजत देता हूँ, तो छवि की भावनाओं का क्या? उसके साथ इस तरह खिलवाड़ होना मुझे अत्यधिक तकलीफ देगा, जो मैं नहीं चाहता। और वैसे भी क्या कहूँगा मैं छवि से? कैसे बयां कर पाऊंगा स्वयं की स्थिति को? शायद आई इन परिस्थितियों का जिम्मेदार मैं ही तो हूँ। मुझे छवि से प्रेम नहीं करना चाहिए था। वो नम आंखों से बेतहाशा बोलता जा रहा था। मैं जानता हूँ सच्चा प्रेम अपनी पूर्णता को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों ना दूर जाकर तुम दोनों अपनी दुनिया बसा लो। मैं ये तो जानता हूँ कि प्रेम में पड़े लोग अंधत्व को प्राप्त कर लेते हैं, पर यह मुझसे ना होगा। वो आंखों में आंसू लिए हताशपन से बोला। उसकी पीड़ा ने मेरी चेतना को धराशायी कर दिया। उसकी विवशता ने मुझे मौन होने पर विवश कर दिया था। ये सत्य है कि व्यक्ति प्रेम के वशीभूत होकर किसी भी मर्यादा का उल्लंघन करने को तैयार हो जाता है। प्रेम व्यक्ति के जीने से मरने तक का सबब बन जाता है। जैसे मात्र अपना ही प्रेम नजर आता है। और सत्य ये भी है, सच्चा प्रेम आकर्षण से नहीं होता, वो तो अपनी प्रेमिका की आत्मा से हो जाता है। और वैसे भी प्रेम को में कोई जान समझ कर नहीं पड़ता। ये तो एक अनूठा संयोग है जो दो आत्माओं के बीच अपना बंधन स्थापित कर लेता है, जिसके आगे पूरी कायनात बौनी नजर आती है, जो व्यक्ति को मंजिल तक भी पहुंचा सकता है, अन्यथा पथ से भी भटका सकता है। कुछ कच्ची उम्र का लड़कपन और कुछ भावनाओं का आवेग। उसे केवल छवि के संग अपनी दुनिया नजर आ रही थी, किंतु वो उसकी अकेले की तकलीफ नहीं थी। उसकी इन बातों ने अब मुझे भी स्वयं के बारे में चिंतन करने पर विवश कर दिया था। तभी पीछे से तिवारी जी बाड़ी पर आ पहुंचे। तिवारी जी को देख हम दोनों सजग हो गए। अरे अभी तक यहीं बैठे हो? तुम्हारी माँ कब से तुम्हारी राह ताक रही है। जी बस हर्ष आ गया था तो। अच्छा आप चलिए, मैं अभी आता हूँ, मैंने तिवारी जी से कहा और वहां से चले गए। मैंने धीरज की एक थपकी उसके कंधे पर दी और उससे कहा, जो चल रहा है बस उसे दिल खोल कर जियो, भविष्य की चिंता ऊपर वाले पर छोड़ दो, वो जरूर ही इसका हल निकाल कर बैठा होगा। उसके पश्चात हम दोनों भी वहां से अपने अपने घर को आ गए, मगर उसकी कही बातें मेरे मस्तिष्क में हलचल पैदा कर रही थी। ये सत्य था, इसे भी झुटलाया नहीं जा सकता कि विजातीय प्रेम की स्वीकृति समाज देगा उसे। उसकी बातों ने मुझे शोकाघात में डाल दिया था। माना चाहत मेरे समाज की थी, परंतु क्या हमारे प्रेम को उसके परिवार वाले स्वीकार करेंगे? मैंने और चाहत ने एक दूसरे की आगोश में जीने मरने के सपने देखे थे। वो स्पष्ट चलचित्र आज ऐसे लहराने लगे थे जैसे किसी ने शांत जल में कोई कंकड़ उछाल दिया हो। उसकी वेदना को देखा जी में आ रहा था कि क्यों ना मैं स्वयं को चाहत से अलग कर लूं, किंतु मैं ऐसा भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि चाहत अब मेरी जरूरत ही नहीं, मेरी जिंदगी बन चुकी थी। मैं उसके बिना एक क्षण भी दूर रहने की कल्पना नहीं कर सकता। मैं चाहत को खो देने के डर से बहुत डरता था। मैं सारी चिंताओं से मुक्त होकर उस राह की ओर बढ़ चला जिसकी मंजिल भले ही आसान न थी, किंतु रास्ते बड़े सुहाने थे। दिन उल्लास के थे तो समय को जैसे पंख लग गए थे। मन खुले आकाश में तेजी से पंख पसारे उड़ने लगा था।
न जाने 2 बरस कब गुजर गए। 12वीं के पेपर नजदीक आ चुके थे। एक दिन शाम हम सबकी नजरों से छुपते छुपाते रामधनी आम के चबूतरे पर जा बैठे। मौसम सर्द था। मैं कान में मफलर बांधे और माँ के हाथ का बुना लाल रंग का स्वेटर पहने और चाहत अपने कानों में ऊनी टोपी लगाए और कश्मीरी शॉल ओढ़े मेरी बाहों में सिमटी हुई थी। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। चांद सितारों की पूरी बारात लेकर दस्तक देने लगा था। हमारे मिलन की बेला के आखिर वो मूक गवाह जो थे। रात बढ़ती जा रही थी। हम दोनों चुपचाप चांद और सितारों को अपलक निहार रहे थे। अचानक चाहत नदी किनारे जा पहुंची। नदी का मटमैला जल निर्मल हो चुका था। तभी शांत चित नदी की धारा को बहता देख चाहत बोली, काश हमारी जिंदगी भी इस बहती नदी की धारा की भांति होती। न कोई रोक, न कोई बाधा, न कोई किसी का भय, बस यूं ही अपनी धुन में कलकल बहती जाती। हमेशा मेरे सानिध्य से चाहत का चेहरा दमकता रहता था, पर आज मुझे वो चेहरा मलिन लग रहा था। जैसे उसके चेहरे पर चिंता की कुछ रेखाएं उगाई हों। उसके चेहरे की उदासी गहराती जा रही थी। आवाज में हल्की रुखाई थी। तभी मैं उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामते हुए बोला, क्या बात है? तुम किसी बात को लेकर चिंतित हो? वो मेरी ओर आपलक निहारने लगी। उसे यूं एकटक निहारते देख मैं उसके गालों को अपने हाथों में भरते हुए बोला, क्या हुआ? तुम इतनी खामोश क्यों हो? जवाब में वो अपने होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए बोली, कुछ नहीं, बस हमें यूं ही देखते रहने दो। पर उस पल उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। मैंने उसे अपनी बाहों में भींच लिया और स्नेह से उसके सिर को सहलाने लगा। वो खामोशी से मेरे सीने से इस कदर दुबक गई जैसे कोई छोटा बालक स्नेह पाकर अपनी माँ की गोद में लिपट जाता है। मैंने अपनी बाहों को खोलते हुए उसके चेहरे को अपने सामने किया। रोशनी में नहाई उसकी काया, सपनीली आंखें, उगते सूरज समान सुर्ख उसके होंठ, उसके सौंदर्य में चार चांद लगा रहे थे। कितना प्रेम करते हो हमसे? वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोली। शायद इसका जवाब मैं तुम्हें ना दे पाऊं, क्योंकि इस संसार में भले ही लोग सरलता से प्रेम को परिभाषित कर देती हों, पर सच तो यह है कि इससे ज्यादा संसार में गहरा, जिसकी गहराइयों का हम आकलन नहीं कर सकते, जिसकी हम गणना भी नहीं कर सकते, जिसका रहस्य जानना हमारे लिए बेहद ही मुश्किल है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और तुमसे बेहतर इसे कोई नहीं समझ सकता। क्या तुम हमें ऐसे ही प्रेम करते रहोगे? हाँ, जब तक ये देह सजीव रहेगा मैं तुम्हें ऐसे ही प्रेम करता रहूंगा। मैंने उसके माथे को चूमते हुए कहा। अगर हम तुम्हारे पास ना रहे तो? शायद वो दिन इस जन्म में कभी नहीं आएगा। मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा, और भगवान न करे वो दिन मेरी जिंदगी में आए जिस पल तुम मेरे साथ ना हो। खैर, ये सब छोड़ो, बताओ तुम्हारी आंखों में ये नमी क्यों है? कल छवि ने आशुतोष और भाई जी को हमारे बारे में बतियाते सुना था। आशुतोष भाई जी से कह रहा था कि तुम्हारी बहन चाहत और तिवारी जी के लड़के के बीच नाजायज ताल्लुकात चल रहे हैं। उस पर भाई जी ने आग बबूला होते हुए तुम्हें जान से मारने की धमकी दी है। वो इतना बोलकर डरी सहमी सी मेरे चेहरे को ताकने लगी। उसकी बातें सुनकर मेरे हृदय में विषाद की लहर दौड़ गई, जैसे मेरे अस्तित्व पर वज्रपात हो गया हो। समूचा बदन जड़वत हो गया था। दिमाग कुंद हो गया। सोचने समझने की क्षमता, तर्क शक्ति, जैसे सब कुछ लोप हो गई हो। मेरी पतराई आंखें सिर्फ उसके मासूम चेहरे को ताक रही थी। मेरी धड़कनें नगाड़े की तरह मेरे कानों में चोट कर रही थी। मुझे तनिक भी भय नहीं था कि उसने मुझे मारने की धमकी दी। इस बात का था उसने मेरे पूजा जैसे पवित्र प्रेम को कलंकित किया था। जानते हो, आशुतोष ने मेरे साथ एक दिन बदसलूकी भी की थी। वो रोते गले से बोली। ये सुनकर मेरी आंखों में अंगारे तैर गए। मेरे मुख से बोल नहीं फूट रहे थे, सिवाय क्रोध की अग्नि में झुलसने के। मेरी अंगारों जैसी जलती आंख देख चाहत सहम चुकी थी और अपनी बाहों में मुझे कसकर भींच लिया था। बिजली की गति से एक प्रचंड डंडे का प्रहार मेरे सर पर हुआ। इससे पहले मैं संभलने की कोशिश करता कि डंडे का एक और जोर का प्रहार फिर से मेरे सर पर हुआ। मैं कुछ समझ पाता कि दूसरा तरफ से ताबड़तोड़ प्रहार होने लगे। मैं अपना सर पकड़कर वहीं जमीन पर धराशायी हो गया। चाहत रोती बिलखती अपने भाई जी से मुझे छोड़ने की गुहार लगा रही थी, किंतु आशुतोष नहीं माना। वो बेरहमी से अपने डंडे का प्रहार मुझ पर करता रहा। अपने जाने तो उन्होंने मुझे जान से मार दिया था। चाहत बहुत गिड़गिड़ाती, पर उन दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी। उनके प्रचंड प्रहार की पीड़ा तो सहन होती जा रही थी, किंतु चाहत का बिलखता चेहरा देखकर जो हृदयघात हो रहा था वो असहनीय था। मेरी आंखों के सामने मेरी चाहत को बाल खींचकर घसीटते हुए ले गए। हर शीतल छांव के आगे विस्तृत कड़ी धूप छितराई रहती है। ये कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। हर्ष के बाद विषाद अपनी बारी की प्रतीक्षा में दुरुस्ती से खड़ा रहता है।
ये अपनी अपनी तकदीर की बात है कि इसमें से कौन किसके हिस्से में पहले विद्यमान हो। वो मेरे जीवन की सबसे कठोर त्रासदी थी। रात भर मैं उसी नदी के किनारे लहलुहान पड़ा रहा, जिस्म बेजान था। शक्ति नहीं मिल पा रही थी कि स्वयं के पैरों पर खड़ा हो पाऊं। उस सर्द मौसम में गला सूख चुका था। कीड़े की तरह रेंगकर मैंने अपने सूखे गले को नदी के निर्मल जल से गीला किया, पर असहनीय पीड़ा से बोल पाने की शक्ति खो चुका था। तिवारी जी ने मेरी तलाश में पूरी रात एक कर दी, किंतु अपनी नाकामी खोज और विवशता उन्हें भोर के पहर नदी के किनारे खींच लाई। सामने का दृश्य देख उनकी आंखें पथराई रह गई। वो आनन फानन में मुझे अपने कंधे पर मूर्छित स्थिति में लेकर घर गए। माँ मेरी हालत को देख अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। किसी भी तरह उपचार के लिए मुझे फौरन रामगढ़ लाया गया और वहाँ के एक एस.एन. मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 3 दिन बाद जब होश आया तो समूचा देह कॉटन की पट्टियों में लिपटा हुआ था। दाहिने भुजा की एक हड्डी टूट चुकी थी। शरीर की पीड़ा असहनीय थी, किंतु मस्तिष्क में उथल-पुथल मचने लगी थी। आखिरकार कौन सा बड़ा अपराध किया? बस प्रेम ही तो किया था। इतना सब होने के बाद जब होंठ खुले तो भीतर से चाहत का नाम ही निकला। नर्स मुझे होश में आया देख माँ और तिवारी जी को लेकर मेरे वार्ड में पहुंची। मुझे होश में देखकर माँ और तिवारी जी की आंखें उल्लास से भर आई, पर दूसरे ही क्षण निराशा के बादल जो माँ और तिवारी जी के मुख पर विचरने लगे। उनके चेहरे से खुशी लोप हो गई। उनकी ये दशा का कारण मैं समझ नहीं पाया, किंतु जानने को जिज्ञासु था, परंतु बोल पाने में मैं अभी भी परिपूर्ण रूप से सक्षम नहीं था। धीरे धीरे मेरी स्थिति में सुधार होने लगा था। जब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गया तो डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर घर जाने की अनुमति दे दी। चाहत को देख पाने की लालसा से मेरी आंखों में चमक फैलती जा रही थी, मगर हैरानी मुझे तब हुई जब माँ ने अपने सर पर मेरा हाथ रखकर अपनी कसम दे दी और बोली, जिंदगी में कभी भी अब चाहत का नाम नहीं लोगे और मेरे फैसले का कभी विरोध नहीं करोगे। और मेरा फैसला ये है कि जब तक हम तुम्हें गांव आने की अनुमति ना दें, तब तक तुम गांव हमारा मुंह नहीं देखोगे। माँ की ममता के आगे मेरी चाहत ने दम तोड़ दिया। ना चाहकर भी मुझे उनके फैसले को स्वीकृति देनी पड़ी। मैं जितना प्रेम चाहत से करता था, उतना ही कहीं माँ और तिवारी जी से भी करता था। वैसे भी गांव में मेरी जान को खतरा था। तिवारी जी ने मुझे अपने मित्र रामचंद्र सक्सेना जी के पास रहने का सुझाया, जो CWC में कार्यरत थे। मैंने उनके फैसले का विरोध नहीं किया और अपनी चाहत का गला घूंट अपनी माँ की कसम की लाज रखी और रामगढ़ रहकर मैंने आगे की पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया, क्योंकि इसके सिवा दूसरा रास्ता भी नहीं था, और वहीं पर एग्रीकल्चर से डिप्लोमा किया। मैं अपने यथार्थ में लौटा। मेरी आप बेटी सुनकर चाहत की आंखों में आंसू छलकने लगे। अरे अरे, तुम क्यों रो रही हो? इतनी भी दुख भरी कहानी नहीं है मेरी, और वो तो मेरा बीता हुआ कल था, जिसे मैं पूरी तरह भुला चुका हूँ। क्या तुम चाहत को एक भी पल के लिए भुला पाए हो? वो मेरी आंखों में देखकर बोली। मैं बात को बदलते हुए बोला, मजे की बात जानती हो आशुतोष कौन था? और मुस्कुरा दिया। था। चाहत उतावलेपन से अपनी खुली आंखों से अश्कों को पोंछते हुए बोली, आशुतोष तुम्हारे काका शेखर मुखर्जी का लड़का, जिसे तुम सब आशु आशु के नाम से जानते हो। आशु का नाम सुनकर वो अवाक रह गई और पथराई आंखों से मेरी ओर देखकर बोली, अगर तुम्हारे साथ इतना कुछ घटा तो तुमने उन्हें सजा क्यों नहीं दिलवाई? माँ ने ऐसे ही थोड़ी ना कसम दी थी। मेरे होश में आते ही उल्लास के साथ जो निराशा के बादल उनके मुखमंडल पर छाए थे, उनके पीछे भी एक वजह थी। ये बात यहीं आकर खत्म नहीं हुई थी। तो आगे क्या हुआ था? वो हैरानी से बोली। मैं पुनः एक बार फिर से फिल्मी कैसेट की माने रिवाइंड कर अपने फ्लैशबैक पर चला गया। एसएन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रामगढ़। जब मैं अपने स्ट्रेचर पर बेसुध पड़ा हुआ था, मेरी ज्ञान इंद्रियां नोप हो चुकी थी, पर उनमें से एक थोड़ी बहुत कामयाब थी, और वो थी सुनने की शक्ति। तभी चाहत का भाई अपने साथ 3-4 लफंगे मित्रों को लेकर वहां आ पहुंचा, पर उस वक्त आशुतोष उनके साथ नहीं था। माँ और तिवारी जी को लगा शायद वो मेरी सुध लेने के लिए आए हैं, किंतु उसके तेवर क्षण भर में बदल गए और चीखते हुए बोला, तुम लोग अपनी और इस आवारा लड़के की जान की सलामती चाहते हो तो इसे लक्ष्मणपुर से दूर रखना। तभी उसके साथ जो लफंगे लड़के थे वो भी उसकी हाँ में हाँ भरते हुए तिवारी जी और माँ को हड़का रहे थे और बोले, अगर तुम लोगों ने इस वाक़े को किसी और से जिक्र भी किया तो तुम्हारे इस लड़के की जान पर बनाएगी। और उसके बाद वो सब वहाँ से लौट गए। उसके पश्चात माँ ने अपने कलेजे पर पत्थर रख मुझे स्वयं से दूर रखना उचित समझा। माँ और तिवारी जी ने मेरी सलामती को लेकर इस घटना को पूरे स्वप्न समझकर इसे भूल जाने में ही भलाई समझी, और फिर कभी मैंने भी इस घटना का किसी से जिक्र करना उचित नहीं समझा। लिहाजा आशुतोष के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई।
रहा चाहत का सवाल तो मैं उसे भुला तो नहीं, किंतु उसकी छवि धूमिल जरूर हुई थी। फिर छवि और हर्ष का क्या हुआ? जिस सिलसिलेवार ढंग से पूछ रही हो उससे लगता है कोई डिटेक्टिव हो तुम। मैं हंसते हुए चाहत से बोला, अरे मैं वो भी डिटेक्टिव, सवाल ही नहीं उठता। कहकर वो ठाके मारकर हंस दी। हर्ष इसके पीछे उसी का तो साजिशी दिमाग था। आशुतोष तो सिर्फ उसका बनाया हुआ एक प्यादा था और अपने किए पर वो लज्जित भी था। मतलब मैं समझी नहीं। वो चौंकते हुए बोली, जिस रात ये घटनाक्रम हुई थी उस दिन सुबह में छवि मेरे घर आई थी। मैंने अपने स्टडी कमरे में चाय की चुस्कियां लेने में मसरूफ था। छवि को देख माँ बड़ी खुश थी। वो बड़बड़ाती मेरे कमरे में प्रवेश की और बोली, देखो कोई तुमसे मिलने आया है। मैं चाय का कप हाथ में धरे अपने कमरे से बाहर निकला। देखा तो छवि सामने खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कुराहट महज एक बनावटी थी, जिसे मैं उसकी आंखों में साफ साफ पढ़ रहा था। मैंने उसे अपने कमरे में आने को कहा और माँ से उसके लिए चाय लेने को बोला। मनोदशा ये थी कि ये वही लड़की छवि है जिसे मैं प्रेम करता हूँ। छवि हमारी तरह ब्राह्मण कुल से थी, इसीलिए माँ को वो सहज लगी। पहली बार जब छवि नोटबुक के लिए घर आई थी तो माँ ने छवि को देखा था और उसी वक्त उन्होंने ये मान लिया कि छवि ही मेरा प्रेम है। उन्हें ये जानने की अभिलाषा नहीं थी और स्थिति ने कभी अवसर ही नहीं सुझाया कि मैं माँ को ये कह सकूं कि मैं छवि से नहीं बल्कि चाहत से प्रेम करता हूँ। छवि और मैं कमरे में सहजता से बैठे हुए थे, लेकिन छवि के चेहरे पर उदासीनता के अलावा भय भी झलक रहा था। वो अकुलाहट भरी नजरों से कमरे में इधर उधर ताक रही थी। उसकी अकुलाहट देख मैं सदमे में था, जैसे आखिर बात क्या है जो चंचल और हंसमुख छवि इस तरह से मौन विकल निगाहों से इधर उधर ताक रही है। तभी माँ चाय लेकर उत्फुल्लता से मेरे कमरे में समाई और चाय रखकर वापस बरामदे की ओर चली गई, इस ख्वाब में कि कहीं उनके सबब हमें बातें करने में उद्विग्नता ना हो। छवि चुपचाप सहमी से चाय का घूंट भरती रही। तभी मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? नील, मुझे तुमसे कुछ बताना है। हाँ बोलो, क्या बात है छवि? कल दोपहर में मैं और हर्ष टिफिन के दौरान अपने स्कूल के मैदान जा पहुंचे, जहां अगस्त के वृक्ष के पास जो कंक्रीट की बनी बेंच पड़ी है उसी पर जा बैठे थे। हर्ष काफी परेशान और उदास लग रहा था। उसकी उदासी को देखकर मुझे लग रहा था और मैंने उससे पूछ ही लिया, क्या हुआ हर्ष, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? छवि, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, उसने कहा। हाँ बोलो हर्ष, क्या बात है? एक दिन तुम भी ब्याह करके किसी और के साथ मुझसे परे चले जाओगी ना? अरे मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और अगर तुम ये सोचकर उदास हो तो इसके लिए निश्चिंत रहो, हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, मैंने आश्वासन देते हुए उससे कहा। मुझे डर लगता है कहीं हमारी राहें जुदा ना हो जाएं। ये क्या निरर्थक बातें कर मेरे हृदय की विषाद पूर्ण कर रहे हो? मैं तुम्हें त्याग किसी की बाहों में संभवतः अगर जीवित रहना रह पाऊं हर्ष। वैसे भी मैं शीघ्र ही अपने माँ बाबूजी से तुम्हारे बारे में बता दूंगी। क्या कहोगी उनसे छवि? यही कि हर्ष बहुत ही नेक और शरीफ लड़का है। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और साथ में ब्याह करना चाहते हैं। तुम्हें पता है हमारा प्रेम तो विजातीय है। क्या तुम्हारे घर वाले हमारे प्रेम को स्वीकृति देंगे? ये जानते हुए भी मुझे इस सब बातों से फर्क नहीं पड़ता हर्ष। तुम मानो या ना मानो, मगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे फैसले को कभी स्वीकार नहीं करेंगे छवि। मैं तुम्हारे लिए अपने माँ बाबूजी से लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, किंतु किंतु क्या हर्ष? तुम्हें खो देने के डर से सहम जाता हूँ। मुझे तुम्हारा होने से संसार की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। तो इसमें यूं इस तरह से भय और चिंतित होने वाली कौन सी बात है छवि? मैंने सरल भाव से कहा। पर तुम अभी एक बात से अनभिज्ञ हो नील। किस बात से छवि? मैंने हैरानी भरी निगाह से उसके चेहरे को निहारते हुए कहा। तभी मेरे जहन में हर्ष की कही कुछ समय पूर्व की बात बिजली सी कौंधी, जब उसने मुझसे कहा था उसे लड़की वाले देखने आ रहे हैं, किंतु उसके बाद उसने इस बात का जिक्र भी नहीं किया। किस गहन विचार में पड़ गए नील? कुछ नहीं। हाँ, वैसे मैं किस बात से अनभिज्ञ हूँ, अभी तुम कह रही थी। मैं अपने सिर को घुड़ियाते हुए बोला। जैसे ही मैं स्कूल के बाद अपने घर पहुंची तो बाबूजी सामने खाट पर बैठे थे। घर में सब मेरे चेहरे को ही ताक रहे थे। बाबूजी के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान तैर रही थी, जो कोई खास मौके पर ही ऐसा हुआ करता था, क्योंकि वो थोड़े कड़क मिजाज के थे। मैं थोड़ी हैरान थी कि बाबूजी ने स्नेह भरे लहजे में मुझे अपने पास अपनी खाट पर बैठने को कहा। मैं खिले हुए चेहरे के साथ उनके पास खाट पर जा बैठी। हमारी बिटिया रानी बड़ी भाग्यशाली है, वो मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले। क्या बात है बाबूजी, आज आप? मैं बस इतना ही कह पाई थी कि तभी माँ बोली, तुम्हारे लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया है, और मुस्कुरा दी। बस हमारे हाँ कहने की देर है। बाबूजी मेरे सर पर लाड से हाथ फेरते हुए बोले,
अचानक ब्याह की बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मेरे चेहरे की आभा फीकी पड़ने लगी। मेरी आंखों के सामने हर्ष का उदास चेहरा तैरने लगा। उन्होंने लड़के की तस्वीर भेजी है, पर मैं और तुम्हारे बाबूजी सोच रहे हैं कि किसी दिन उन्हें बुला लें, ताकि तुम भी लड़के से मिल सको। अगर बात बन गई तो तुम्हारा ब्याह हम बेटी रूपी बाहर से मुक्त हो जाएंगे। माँ ने अपनी बात सहजता से कह डाली। उनकी बातें सुनकर मेरा समूचा शरीर जड़वत हो गया। मेरी चेतना क्षीण होने लगी। विषाद मेरे अंतस के भीतर सामने लगा। कुछ पल के लिए माहौल में खामोशी कायम हो चुकी थी। मैं चुपचाप पलाकर शून्य में ताक रही थी। मेरी चुप्पी को माँ ने महज एक लज्जा समझा। माँ खामोशी को ध्वंस करते हुए बोली, तो किस दिन बुला लिया जाए, बोलो। अरे माँ, इतनी क्या जल्दी है, मैंने सहज होते हुए कहा। बेटा, लड़का अच्छे घर से है और अच्छी नौकरी भी करता है, बाबूजी ने भरी निगाहों से मेरी ओर देखकर कहा। पर बाबूजी, पर कुछ नहीं, यह हमारा फैसला है जो तुम्हें मानना होगा। सिर्फ हमें बस तुम्हें ये बताना था, सो हमने बता दिया। तुम्हारी राय नहीं मांगी है हमने, फैसला सोच समझ कर लिया है। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। आज ही तो हर्ष से कहा था कि संसार की कोई भी शक्ति हमें एक होने से रोक नहीं पाएगी, पर हमें ये नहीं मालूम था कि हमारे स्वयं के बाबूजी हमारे और हर्ष के मध्य दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। मैं इस बात से आगाह थी कि एक ना एक दिन ये होना था, किंतु ये नहीं सोचा था कि इतना शीघ्र ही होगा। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया था और बाबूजी को मनाना इतना आसान नहीं था। इसीलिए हर्ष के बारे में बात करना इस वक्त ठीक ना होगा। इस लिहाज से मैं मन ही मन बड़बड़ाते हुए खाट से उठी और अपने तेज कदमों से कमरे में चली गई और खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। जिस बात का डर था वही हुआ। देखो, अब लड़ झगड़ कर अपनी बात मनवाने का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच कोई झगड़ा नहीं लगाना चाहता। हर्ष खिड़की के बाहर से बोला। उसकी आवाज़ सुन मैं अवाक रह गई और खिड़की की तरफ पलटी। देखा तो खिड़की के बाहर हर्ष खड़ा था। उसकी बातों से मुझे संदेह होने लगा, जैसे वो सब कुछ पहले से जानता हो। किंतु प्रेम में पड़ा इंसान प्रेम स्वार्थ के अंधकार में इतना धंस जाता है कि उसे अच्छे और बुरे का अंतर समझ नहीं आता। हर्ष, तुमने तो कहा था कि हर हालात में तुम मेरा साथ दोगे। अब क्यों बुज़दिलों की तरह पीछे हट रहे हो? देखो, परेशान मत हो, मैं अपने माँ बाबूजी को मना लूंगी। बस 2 दिन अगर मैं भूख हड़ताल पर बैठी ना। मैं बस इतना ही कह पाई कि माँ अंदर मेरे कमरे में प्रविष्ट हुई। माँ को देख हर्ष झट से खिड़की से ओझल हो गया। मुझे इस बात का जरा भी ज्ञात नहीं था कि माँ दरवाजे से लगकर हमारी बातें सुन रही थी। किससे बातें कर रही थी? कौन था वो लड़का? हमने पाल पोस कर इसीलिए बड़ा किया था तुम्हें कि तुम हमें ये दिन दिखाओगी। तुमने हमारे स्नेह और लाड प्यार का यही सिला दिया। माँ एक ही सांस में चिल्लाते हुए बोली। माँ, अपनी पसंद से ब्याह करने में क्या बुराई है? मैं सहमते हुए बोली। बकवास बंद करो, मैं जितना पूछ रही हूँ उतना बताओ। कब से चल रहा है ये सिलसिला? माँ खींचते हुए बोली। 2 बरस से। जानते हैं हम एक दूसरे को। माँ, हर्ष बहुत ही अच्छा लड़का है और बड़ा ही शरीफ है। मैं तो ये समझ रही थी कि हमारी लड़की नेक दिल और शरीफ है, पर हमें क्या पता था कि हमारी लड़की हमारी ही नाक के नीचे ये सब गुल खिला रही है, और वो भी गैर जात के लड़के के साथ। जानती हो उसके बारे में? अगर तुम्हारे बाबूजी के कान में ये खबर गई तो क्या होगा? दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। पसंद का ब्याह करने में गलत ही क्या है माँ? और गलत तो वो है जो आप कर रही हैं, मुझसे बगैर पूछे मेरा ब्याह। मैं सहमते हुए बोली। माँ बाप अपनी औलाद के लिए कभी गलत निर्णय नहीं लेते और तुम्हें हमारे निर्णय का मान रखना होगा, कड़क स्वर में बोली। हम जरूर मान रखते अगर ये हमारी जिंदगी का मसला ना होता। मुंह बंद करो अपना, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारे बाबूजी लड़के वालों को वचन दे चुके हैं और मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। वो अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरेंगे। और हाँ, तुम्हें हमारी बात का ख्याल रखना होगा, यह हमारी मान मर्यादा का सवाल है। माँ आंख दिखाते हुए बोली। चाहे जो भी हो जाए, ब्याह में हर्ष से ही करूंगी और ये मेरा अंतिम फैसला है, मैंने कठोर स्वर में कहा। ये तुम नहीं बोल रही हो, तुम्हारे सर पर जो प्रेम रूपी भूत सवार है ना, ये उसका असर है। बाबूजी पीछे से आकर मेरे सर पर सीने से हाथ रखते हुए बोले। बाबूजी आप? मैंने हिचकिचाते हुए बोला। हाँ बिटिया, भला दुनिया में कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी का बुरा चाहेंगे? जानती हो, हमने जो कुछ कहा और तुम्हारी माँ ने जो कुछ बोला महज एक मिथ्या था। हमने तुम्हारे लिए न कोई लड़का देखा है और न ही तुम्हारा ब्याह हो रहा है अभी, उन्होंने नेह भरी आवाज में कहा। बाबूजी के इतना कहते ही मेरे चेहरे पर अति शीघ्र ही आभा की रेखाएं उभर आई। बाबूजी एक कड़क मिजाज थे, पर उनका पिघलता हृदय मैंने उस दिन पहली बार देखा था। मेहनत में पड़ चुकी थी उनके बदले स्वभाव को देखकर, पर वो अनमने ढंग और चिंतित जरूर नजर आ रहे थे। पर बेटा, भी मेरी बात पूर्ण नहीं हुई। वो दीनता भरे स्वर में अगले ही पल बोले। तभी मैं बोली, मैं कुछ समझी नहीं बाबूजी।
आओ बैठो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। बाबूजी ने स्नेह से मेरे कंधे पर हाथ रख मुझे बैठाते हुए कहा और मैं वहीं अपने बेड पर बैठ गई। बाबूजी भी ठीक मेरे पास में ही बैठे और अनायास ही बोले, आज मैं तुम्हारा बाबूजी की हैसियत से नहीं, आज मैं तुम्हारे एक मित्र की हैसियत से तुम्हारे साथ बैठा हूँ। और लाड से मेरे माथे को चूम लिया। आज तक मैंने सुना था कि जब बेटी बड़ी हो जाती है तब माँ उसकी सहेली बन जाती है, पर एक पिता को अपने बेटी का अपना मित्र बनते पहली बार देख रही थी। बाबूजी के बदले स्वभाव को देख भीतर ही भीतर गुदगुदी अजीब सा कोलाहल मच रहा था, क्योंकि उनका इतना स्नेह मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि वो मुझे स्नेह नहीं करते, पर वो एक पिता थे और पिता कभी दिखावा नहीं करते। किंतु आज वो स्नेह से सारे तटबंधों को तोड़ मुझे स्वयं में समेट लेना चाहते थे, एक नन्हे बालक की तरह। जिस हर्ष से तुम प्रेम करती हो ना, वो एक गैर बिरादरी का लड़का है। ये तुम भली भांति जानती हो, जिससे तुम्हारा ब्याह होना असंभव सा है। तुम्हारी खुशहाल जिंदगी को एक गिद्ध के मारने नोचते फिरेंगे, जो शायद मैं कभी सहन न कर पाऊं, और तुम भी। और हर्ष, जिसकी सच्चाई से तुम अभी रूबरू नहीं हो, उसने तुम्हें अपने प्रेम में बरगला रखा है, जिसे तुम पिछले 2 बरस से जानती हो और उसे अपना हमनवा, हमदम और हमसफर समझ रही हो ना। वो एक निहायत मक्कार और जालसाज किस्म का लड़का है, जिसने तुम्हारी आंखों पर अपनी शराफत की झूठी परत चढ़ा रखी है, जिससे तुम उसकी सच्चाई से कभी रूबरू ना हो पाओ। हम चाहे तो एक ही क्षण में तुम्हारी और उसके प्रेम संबंध को ध्वस्त कर दें, पर हम तुम्हारे बहरे पर धुली हुई इस प्रीत को विषाद की आंच में झुलसने नहीं दे सकते, क्योंकि हम तुम्हारे खिलाफ जाकर अगर कोई कदम बढ़ाते हैं तो उसका असर तुम्हारे मस्तिष्क पर पड़ेगा और तुम्हारे मन में हमारे प्रति गलत भावना उपजने लगेगी, और हम तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे बैरी नजर आएंगे, और ये हम कदाचित सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने तुम्हारे साथ एक मित्रता का व्यवहार किया, जो शायद हर माँ बाप इस तरह से ना कर पाए। बाबूजी इतना बोलकर कमरे से बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे माँ भी चली गई। मैं अपलक उन्हें ताकती रह गई और विचार में पड़ गहराती चली गई। पर यह सत्य था, ऐसी परिस्थितियों में हर माँ बाप प्रताड़ना देते हैं, पर मेरी स्थिति बिल्कुल ही अलग थी। इस नए रहस्योद्घाटन ने मुझे अचंभित कर दिया था, और बाबूजी की बात सुनने के पश्चात मैंने हर संभव उन कोशिशों के द्वार को बंद कर दिया जो हर्ष तक पहुंचते थे। उस दिन बाबूजी के स्नेह के आगे हर्ष का प्रेम बौना साबित हो गया। शायद ये संभव नहीं था, पर बाबूजी के कहे एक एक शब्द नगाड़े की तरह कानों पर चोट कर रहे थे, हृदय पस्तियों पर तेजी से चोट कर रहा था। पर जो बातें बाबूजी ने हर्ष के बारे में कही, क्या वो सत्य थी, और कितनी? बस ये मेरे भीतर बार बार कौंच रही थी। मुझे उनकी बातों पर पूर्ण विश्वास था, परंतु न जाने दिल स्वीकृति देने को तैयार नहीं था। कुछ क्षण में एकांत में अपने ही कमरे में बेजार से इधर उधर टहलती रही। मैं अपने मन को दूसरी ओर मोड़ना चाहती थी, किंतु न जाने क्यों घड़ी घड़ी उन्हीं की बातों की ओर खिंचती चली जा रही थी, जो बाबूजी ने हर्ष के बारे में कही। टू बी कंटिन्यूड।